नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत तत्री। ले आइए हेमंत जी को, फटाफट ले आइए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। अभी 7,90,00,000 के आसपास मतदाताओं से कागज मांगा जा रहा था, तो पूरे देश में बवाल मच गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आजाद कर दिया कि जाओ, जो करना है करो, जैसे करना है करो। 7,90,00,000 यानी करीब करीब 8 करोड़। 8 करोड़ में इतनी आफत आई कि पूरे देश में गरीब, पिछड़ा, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक, आदिवासी सबके मताधिकार पर तलवार लटक गई। लेकिन आप कल्पना मात्र करिएगा, ये सिर्फ अभी ट्रेलर था। आज हम आपको बता रहे हैं कि फिल्म रिलीज होने वाली है। रिलीज की तारीख पर चर्चा शुरू हो चुकी है और जब फिल्म रिलीज होगी तो इस देश के करीब करीब 97 करोड़, 97 करोड़, 97 से 98 करोड़ मतदाताओं से कागज मांगा जाएगा। हमसे भी मांगा जाएगा, हेमंत अत्री जी से भी मांगा जाएगा, सबसे मांगा जाएगा। अब कागज लेकर तैयारी करिए। और कौन कौन से कागज मांगे जाएंगे, कितनी कैटेगरी होगी, कौन कौन से साल में कितनी कैटेगरी बनेगी, ये सब भी महत्वपूर्ण। अगर निजी तौर पर हमसे पूछेंगे तो मैंने तो अपने मतदाता बनने कोई भी होप जो है वो छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे पास तो न डेट ऑफ जो है बर्थ का, वो जो जन्म प्रमाण पत्र होता है वो है नहीं मेरे पास। जमीन जायदाद, फार्म हाउस, ये सब कहीं बना नहीं पाए, फार्म हाउस वगैरह इकट्ठा नहीं कर पाए, तो उम्मीद कम ही है कि मैं मतदान कर पाऊंगा। अब हेमंत भाई अपना बताएंगे। मैं आपको खबर दिखा देता हूँ, सीधा सवाल। खबर देखिए जरा। ये मोदी साहब का जो असली खेल है ना, वो अब शुरू होगा। लोगों ने कहा, जब सोचा कि खेल खत्म हो गया, इसलिए तो मैं कहता हूँ मोदी साहब महान। जब लगता है कि खेल खत्म हो गया तो वो कहते हैं कि अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, वार्म अप कर रहे थे। ये देखिए, नेशन वाइड एसआईआर सेट टू रोल आउट सून, सीईओ पब्लिश प्रीवियस रिवीजन डाटा। अब ये पूरे देश में एसआईआर शुरू करने की तैयारी है। ये अंग्रेजी के अखबार में है, मेरे पास कुछ हिंदी में भी मौजूद है जो है इस बारे में जानकारी, लेकिन अंग्रेजी वाला ऑथेंटिक थोड़ा सा माना जाता है, तो इसलिए अंग्रेजी वाला दिखाया है। हेमंत भाई, ये फिल्म किसकी तैयारी है? मोदी साहब का यही खेल है कि इसके आगे भी कोई खेल है? जरा पूरा पहले पूरी खबर पहले समझा दीजिए कि क्या क्या होने वाला है, दर्शकों को पता रहे कि उनके साथ क्या होने वाला है। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, लोकतंत्र के नए दौर में आ गए हैं। जैसा गणेश कुमार जी ने बताया था ना विपक्ष को कि नया चुनाव आयोग, और नए चुनाव आयोग की खासियत देखिए आप क्या है कि नए चुनाव आयोग की खासियत यह है कि जो अब तक वोटर थे लगातार, कहीं कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अब वो अपने कागज इकट्ठे करते फिर रहे बिहार में। और जैसा आपने कहा, बिहार में ट्रेलर था और पूरी फिल्म चलाने की कोशिश है पूरे देश के साथ। और चुनाव आयोग को इतनी भी चिंता नहीं है कि ये मामला बिहार का भी जो रिवीजन चल रहा है स्पेशल, इसका भी मामला सुप्रीम कोर्ट में एक्टिवली विचाराधीन है और 28 तारीख को उसकी हियरिंग भी है, सुनवाई है भी 28 तारीख को। उसके बावजूद पूरे देश के अंदर तैयारी कर दी गई। मतलब बड़ा साफ है कि देश के लोगों को किसी न किसी काम में उलझाए रखना है, उनको सांस मत आने दो। पहले नोटबंदी में देखा था ना, कितने महीने तक लाइनों में खड़ा रहा था पूरा देश। उसके बावजूद भी सरकार बन के आई, बढ़िया सरकार आई इनकी। तो अब इन्होंने क्या किया कि नोटबंदी से जब कोई नुकसान नहीं हुआ तो वोटबंदी करके देख लो। तो अब वोटबंदी का प्रोजेक्ट लेकर के आए। बेसिकली क्या है कि जितने भी उल्टे काम संभावित है ना, जिनको उल्टे काम आप कहते हैं, बुरे काम, उनको और बदतर बनाने की कला में भारतीय जनता पार्टी और उसका पूरा सिस्टम कंप्लीट महारत हासिल कर चुका है। दे आर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस। आपने बिहार में देखा किस तरीके से पुनरीक्षण को लेकर के अराजकता है, लोग सड़कों पर है। उसके बावजूद भी अब जो बीजेपी का जो कंप्लीटली कंट्रोल्ड जो चुनाव आयोग है, अब पूरे देश को इस काम में डालना चाहता है। और इसका आपने जैसे खबर दिखाई, ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, आज की खबर। अब इसमें क्या है बेसिकली आशीष भाई, कि अब हर नागरिक को, हर भारतीय को शक की निगाह से देखा जाएगा। हर भारतीय को। पहले क्या था कि आपको वोट देने से आप वंचित ना हो जाए, ये क्राइटेरिया था चुनाव आयोग का, कि कोई रह ना जाए। अब ये है कि कोई वोट डाल ना दे। ये बेसिक फर्क है। लोगों के मताधिकार के खतरा बन रहेगा और पूरी चुनाव व्यवस्था को संदिग्ध बना दिया जाएगा।
पूरे देश के अंदर जो SIR की जो बात है, इसको थोड़ा सा दर्शकों के लिए मैं थोड़ी सी आसानी के लिए बता दूं। 2013-3 के अंदर आशीष भाई लास्ट पुनरीक्षण हुआ था पूरे देश में विशेष, और उस समय जैसे मैंने पहले ही बताया था, उस समय क्या सोच करके इसको आगे के लिए बंद कर दिया तत्कालीन चुनाव आयोग कि अब हमारे देश में ज्यादातर सूचियां कंप्यूटरीकृत हो गई है, पूरे देश में वोटर सूचियां, और बहुत बड़े पैमाने पर मतदाता पहचान पत्र बन गए। तो अब जो भी होगा हर साल एक कट ऑफ डेट रखी जाती है और हर साल समरी रिवीजन हो जाता है। किसी को नया जुड़ना है, नया जुड़ गया, किसी की डेथ होगी, कोई इधर उधर माइग्रेट हो गया तो उसको हटा दिया। वो प्रक्रिया लगातार चल रही थी। और बिहार में जैसे ही जिक्र आया, बिहार का चुनाव आते ही महाराष्ट्र में आपने देखा, फिर अब बिहार का मॉडल देखा। महाराष्ट्र में वोटर जुड़े थे, आपको ध्यान होगा, और बिहार में वोटर काटने का खेल है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने क्या कहा बिहार में कि इनका महाराष्ट्र मॉडल की चोरी पकड़ी गई, इसलिए नया बिहार मॉडल लेकर के आए हैं विशेष पुनरीक्षण के जरिए। एक मैंने खबर भेजी है अलग से, जो आखिर में मैंने अकेले में दिखाने के लिए बोला। बेसिकली ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा आपको, जो बेसिकली अगर आप मई 2024 से आशीष भाई और जनवरी 2025 इसके बीच में बिहार का देखें, बहुत स्पेसिफिक बात कर रहा हूं, दर्शकों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मई 24 से जनवरी 2025 के बीच में 8 महीने में बिहार में केवल 0.9% वोटर बढ़े, 0.9%। ठीक, उसके बाद सीसी क्या कहते हैं कि मुझे शुद्ध वोटर लिस्ट चाहिए। बिहार के लिए क्या कह रहे? शुद्ध वोटर लिस्ट चाहिए, इसलिए उन्होंने 24 तारीख को जून को SIR ऑर्डर कर दिया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। थोड़ा सा वापस चलिए, महाराष्ट्र में पिछले साल 5 महीने, वहां 8 महीने में 0.9, महाराष्ट्र में 5 महीने में 4.3% नए वोट जुड़ गए। वहां SIR नहीं करवाया। उस टाइम गणेश कुमार जी इलेक्शन कमिश्नर थे। वहां किसका मतलब अशुद्ध मतदाता सूची से वो चुनाव, और यहां शुद्ध मतदाता सूची से कराएंगे। तो कुतर्क देखिए आप, ये वो कुतर्क है जो बीजेपी करती आई थी और जो अब गणेश कुमार का नया चुनाव आयोग कर रहा है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र चुनाव जब हुआ था तब भी गणेश कुमार जी चुनाव आयोग में ही थे, और अब वो सीसी के तौर पे है। तो वहां 4.3% वोटर बढ़ गए 5 महीने में, वहां जरूरत नहीं पड़ी पुनरीक्षण की। यहां 0.9 में पुनरीक्षण की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि वही बात राहुल गांधी की कि वो महाराष्ट्र मॉडल था, वहां वोट बढ़ा के जीतना था। ये बिहार मॉडल है, यहां घटा के वोट जीतना है, और घटेंगी किसकी? विपक्ष की। ये सिंपल सा खेल है, और अब इसको पूरे देश में लागू करने की तैयारी कर दी है। चुनाव आयोग को यह भी चिंता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में एक्टिव कंसिडरेशन में चल रहा है मामला, उसके बावजूद भी जिस तरीके से, और अब तक का जो पूरा ये बिहार की आप जो बात कर रहे हैं, देश का कोई ऐसा वरिष्ठ चुनाव आयुक्त, अशोक लवासा साहब ने आर्टिकल लिखा इसके ऊपर, मैं चाहूंगा दिखाते जाइएगा दर्शकों को, जो संविधान विषय उन्होंने कहा कि इसको बंद करना चाहिए था। उन्होंने कहा इसी मस्ट लिसन टू क्वेश्चन एंड वॉइसेस फ्रॉम द ग्राउंड इन बिहार, ए ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच विद एन अनक्लियर पर्पस कैन बी नाइटमेयर फॉर सिटीजन्स। कह रहे कि चुनाव आयोग को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, जरूर सुनना चाहिए। ये वोटर्स के लिए नाइटमेयर, ये दुस्वप्न जैसा है। ये कौन कह रहा है? इलेक्शन कमिश्नर थे जो लवासा साहब, बड़े प्रोएक्टिव इलेक्शन कमिश्नर थे। उसके बाद जो संविधान विशेषज्ञ कह रहे हैं, PDT आचार्य साहब, वो क्या कह रहे हैं? द ECI डज नॉट हैव अनफेटर्ड पावर्स। ये PDT आचार्य साहब कह रहे हैं कि हर बार चुनाव आयोग के पास ऐसी कोई पावर्स नहीं है जो अनकंट्रोल्ड हो, हर चीज संविधान के दायरे में। ये PDT आचार्य साहब, इनसे बड़ा कोई संविधान विशेषज्ञ आज की तारीख मैं वही बताने वाला था कि मैं दर्शकों के पता रहने, तो ये जैसे PDT, ये ऐसा नहीं है कि कोई एडवोकेट या कोई जज है वही सबसे ज्यादा संविधान का विशेषज्ञ हो। संविधान का विशेषज्ञ PDT आचार्य इस देश के बहुत सारे जजों को महीना भर पढ़ावे संविधान, तो हो सकता है वो संविधान थोड़ा बहुत समझ पावे। हर चीज का विशेषज्ञ जैसे होता है ना, PDT आचार्य जैसे दुर्गादास बसु, DD बसु संविधान के सबसे पहले सबसे बेहतर मर्मज्ञ हुए, समझते थे। फिर सुभाष कश्यप का नाम आता है, PDT आचार्य का नाम आता है। ये 3 नाम है इस देश में। तो वो है, वो ये बात कह रहे हैं, तो आप इसको ऐसे मत समझिएगा अरे कौन PDT आचार्य। हालांकि इस देश का मिजाज अब वही है, जो संविधान लिख नहीं पाता वही कह देगा कौन PDT आचार्य। जी कंटिन्यू करिए। तो जैसे ये दोनों का मैंने दिखाया। इसके बाद योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं? योगेंद्र यादव लगातार फील्ड में थे, इन्होंने कमाल किया लेमन की भाषा में, हिंदी के अखबार में। समस्या क्या है? PDT आचार्य का लेख अंग्रेजी में था, लवासा साहब के भी लेख अंग्रेजी में। कितने लोग, कितने बिहार के लोग पढ़ पाएंगे, वो सवाल था। लेकिन योगेंद्र यादव ने बिहार की भाषा में
पब्लिक को बुड़बुक मानता है क्या चुनाव आयोग? ये कौन से अखबार में छपा आपको पता है? ये पंजाब के एक अखबार में छपा है, नवजीवन में, बिहार में नहीं छपा है। चुनाव बिहार में है, आर्टिकल कहां छप रहा है? अपने पंजाब के अंदर। लवासा साहब के आर्टिकल कहां छप रहे हैं? इंग्लिश ट्रिब्यून में, इंडियन एक्सप्रेस में। बिहार में लोग हिंदी का अखबार ज्यादा पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या है कि वहां वाले अखबारों को तो ऐसे लोगों को बुला करके लिखवाना चाहिए कि भाई आप हमारे लिए स्पेशली लिखिए, लेकिन वो लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जो आपने दिखाया अभी योगेंद्र यादव का, उन्होंने साफ कहा कि आप पब्लिक को बड़बक समझते हैं क्या? अब तक तो बिहार को समझ रहे थे, आप पूरे देश को समझने की तैयारी। चुनाव आयोग की अधीरता देखिए, उसको इस बात की चिंता नहीं है कि अभी तक जो बिहार में जो कुछ चल रहा है उसको तो काबू कर नहीं पाए। लोग सड़कों पर है, अराजकता है, जो आपके फार्म थे वो सड़कों पे उड़े फिर रहे, सड़कों पे फार्म उड़ रहे हैं। अनकंप्लीट जो इनकंप्लीट फार्म है उनको अपलोड किया जा रहा है, सारे काम हो रहे। उसके बावजूद भी पूरे देश में करने चल पड़े। और ये भी चिंता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अपना 28 तारीख को स्टे ही कर दे बिहार का भी, फिर क्या करोगे आप? उनको चिंता नहीं। उसके बाद लवासा साहब ने फिर एक आर्टिकल लिखा, वो आखिरी आर्टिकल भी मैं चाहूंगा लोगों को दिखाया जाए। ये ईसी बिहार वोटर लिस्ट डिवीजन रिकिंडल्स सिटीजनशिप कंसर्न्स। जो चुनाव आयोग का, जो ये इंग्लिश ट्रिब्यून का लेख है, उसमें वो कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग का जो बिहार के अंदर वोटर लिस्ट डिवीजन है, ये नागरिकता की चिंता को फिर दोबारा से वो करता है। अब दर्शकों को एक बात और बताऊं, 1947 में देश आजाद हुआ था आशीष भाई, आज 2025। भारत की सरकार ने आज तक देश के किसी भी व्यक्ति को एक ऐसा दस्तावेज नहीं दिया है जो हमारी नागरिकता का आधार हो। एक कोई भी कागज हमारे पास ऐसा नहीं, भारत में बना ही नहीं वैसा कागज अभी तक, ना एनआरसी है ना कुछ है, कोई कार्ड बना ही नहीं। तो चुनाव आयोग ने क्या किया वो देखना बड़ा जरूरी है। चुनाव आयोग क्यों वो रखा था? 1951 में पहला चुनाव हुआ देश के अंदर, आपको ध्यान होगा। उस समय हमारे देश के अंदर कितने वोटर थे और उसका आधार क्या था? उस टाइम तो आधार कार्ड भी नहीं थे, एपिक कार्ड भी नहीं थे। क्या था? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई भी दस्तावेज ये लाके दिखा सके कि मैं भारत का नागरिक हूं, प्रोएक्टिव अप्रोच कहते हैं इसको। कोई भी ऐसा दस्तावेज जिससे चुनाव आयोग इस बात पे कन्विंस हो जाए कि मैं भारत का नागरिक हूं, उन्होंने उसको लेना शुरू किया। जो न्यूनतम दस्तावेज थे जो उसकी पहचान स्थापित कर पाए, क्योंकि 1951 में तो कुछ भी नहीं था। सही मायने में तो राशन कार्ड भी नहीं होंगे हो सकता है, क्योंकि राशन था ही नहीं, अंग्रेज थे भाई। 1951 में इस देश में 18 करोड़ वोटर थे आशीष भाई, 18 करोड़, जिससे चुनाव हुआ पहला। और अब जब आप 2025 में हैं तो उम्मीद है कि इस देश में 99 करोड़ 99 करोड़ वोटर होंगे 2025 में। ठीक, ये कैसे बढ़ते हैं? ये जो चुनाव आयोग की अप्रोच थी इंक्लूजन की, समावेशी, कि कोई भी एलिजिबल आदमी रह ना जाए। समझ रहे हैं आप बात को? एलिजिबल रह ना जाए। अब आपकी मंशा क्या है कि कोई भी विरोधी वोट ना डाल जाए। अब यहां पर ले आए आप इसको, इसलिए आप विरोधी ना लग जाए इस टाइप। हाँ, विरोध, हाँ, वोटर लिस्ट में ना रह जाए, तो उसके लिए लिस्ट बढ़ा दी। हाँ, वोटर लिस्ट में, तो लिस्ट में नहीं रहेगा तो बाकी काम तो अपने आप ही हो जाएगा। तो ये जो 11 वोटर की लिस्ट, जो 11 डॉक्यूमेंट आपने लगाए, तो जस्टिस धूलिया ने क्या कहा बड़ी बेंच के सामने कि इन 11 में से तो मेरे पास भी कोई कागज नहीं है। हमने तुरंत शो भी किया उस पर कि क्या उनकी भी वोट काट दोगे। उसके बाद उन्होंने 3 की सलाह दे दी। अब वो मानेंगे नहीं मानेंगे वो जाने, उनका काम जाए। लेकिन सवाल ये है कि जो चुनाव आयोग का पूरा मैंडेट है वो है कि कोई भी नागरिक, एलिजिबल नागरिक, वोट के अधिकार से वंचित ना हो। उसका काम नागरिकता जांचना नहीं है। और वो कर क्या रहा है? वो वोटर लिस्ट सफाई के नाम पर नागरिकता जांचने की कोशिश कर रहा है। और ये एक्सरसाइज आप यहां मत मानिएगा, नागरिकता जांचने का काम भारत सरकार के गृह मंत्रालय का, चुनाव आयोग का नहीं। चुनाव आयोग का काम है कि भारत का नागरिक हो, उसके पास एक पहचान पत्र हो, और उसके बेसिस पे उसको कोई भी पहचान पत्र जो भारत सरकार से हो। अब उसमें आपने कर दिया कि आपका ही वोटर आईडी कार्ड नहीं मानूंगा मैं, खुद का चुनाव आयोग वोटर आईडी कार्ड नहीं मानूंगा, जाओ कर लो क्या करो, आधार कार्ड भी नहीं मानूंगा। तो इस तरह की जो राशन कार्ड नहीं मानूंगा, इस तरह की जो बेसिकली ये जो मंशा है, ये मंशा वही बात है एक्सक्लूजन की। और पूरे देश में जब आप ये करोगे तो उसके पीछे मंशा देखिए क्या है कि पूरे देश में जब नोटबंदी हुई थी क्या हुआ था? सारा देश सड़कों पे। आज चित्रांश इस बात पे खुश है कि हेमंत अत्री लाइन पे खड़ा है, हेमंत इस बात पे खुश है कि वानखेड़े जी लाइन पे खड़े। और पूरे देश में एक सैडिस्टिक प्लेजर का दौर चला, सैडिस्टिक प्लेजर कि देखो सब लाइन में खड़े।
तो ये देश बेसिकली तमाशेबाज देश है, तमाशेबाज राजा, तमाशेबाज जनता, वो सारा चीज हुआ। अब इनको ये लग रहा है कि अब इस काम में उलझा दो इनको। आपको ध्यान होगा असम के अंदर एनआरसी किया गया, याद है ना आपको एनआरसी? उसके अंदर 20 लाख लोग गायब हो गए, कागज नहीं दे पाए। 20 लाख दे पाए, बढ़िया जी, तो बड़े खुश, 20 लाख गए, चलो मुक्ति पाई। कौन थे वो आप भी समझ सकते हैं। लेकिन जब वो डेटा आया उसमें से 16 लाख हिंदू थे, फिर इनके हाथ पैर फूले, हाथ पैर फूल गए। सैकड़ों करोड़ रुपए की एक्सरसाइज जो असम के अंदर की गई एनआरसी के नाम पर, सैकड़ों करोड़ रुपए लगे उसमें। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा था, उसके बावजूद भी वो एक्सरसाइज आपने कैंसिल कर दी, कैंसिल कर। तो ये जहां ऐसी सरकार हो जिसको ये नहीं पता कि करना क्या है, कर क्या रहे हो, परिणाम क्या होंगे, लेकिन कर दो। जब सेंटर के अंदर बिल पास किया सीए एनआरसी, क्या अफड़ा तफड़ी, कर दो फटाफट ये वो सब। उसके रूल्स नोटिफाई हो गए क्या आज तक? हो गए क्या? तो कोई भी ऐसी इवेंट, महिला आरक्षण देख लीजिए, महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, कब लागू होगा वो बता दीजिए मुझे तारीख। मोदी जी से पूछ लीजिए, अमित शाह जी से पूछ लीजिए, मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछ लीजिए, पता है किसी को? अनडेटेड चेक पास कर रखा। अब कह रहे जातिगत जनगणना करेंगे। आपके पास साधारण जनगणना नहीं है, जातिगत जनगणना की तो बात छोड़ दीजिए, 21 में ड्यूटी। तो कुछ भी बेसिकली भगतों को एक टास्क दे के रखना है कि देखो मोदी जी की ताकत देखो, पूरा देश लाइन में खड़ा कर दिया। ये है सोच। तो ये जो लाइन में खड़ा करने की उनकी आदत है, हमें लाइन में खड़ा करने की, और मेरी और आपकी आदत है बिना सवाल के लाइन में खड़े हो जाने की। तो ये जो देश था, यहां जो नागरिक थे, उस नागरिक को पहले प्रजा में बदला गया, अब प्रजा को भेड़ों में बदलने की। भेड़, भेड़ क्या होती है? एक दूसरे के पीछे चलती है। तो एक भेड़ों के समूह में बदल देने की जो प्रक्रिया है, इसको आप नेशनल एसआईआर कहेंगे, राष्ट्रीय विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम कहेंगे। ये कुल मिलाकर के स्थिति है। चुनाव आयोग को किसी बात की परवाह नहीं है। आप 99 करोड़ लोगों को, 99 करोड़ वोटर्स हैं 2025 अपेक्षित, उनमें से मैं कहता हूं आपको कि इलीगल कितने हो? 50 लाख, 1 करोड़ मान लीजिए, कोई एक फिगर, उनको जांचने के 1000 साइंटिफिक तरीके हैं आज की तारीख में। जो भी सस्पिशियस है उनको नोटिस दीजिए, आप कीजिए। आप 98 करोड़ जो वैलिड है उनको धक्के क्यों खिला रहे हैं? क्यों? इससे देश का कितना बड़ा आर्थिक बोझ पड़ेगा, कितना काम डिस्टर्ब होगा, कितने ह्यूमन वर्किंग आवर्स का लॉस होगा, किसी बात की कोई साइंटिफिक एनालिसिस नहीं। केवल इसलिए कि मुझे एक इवेंट क्रिएट करना है, मुझे भेड़ टेस्ट करनी है कि इस देश में भेड़ सही है ना, भेड़ों की संख्या कम तो नहीं होगी, भक्त तो कम नहीं होंगे। केवल एक वो मॉडल लागू किया जा रहा है आशीष भाई। और पूरे देश के, जब 2003 में ये फैसला हुआ कि भाई बड़े पैमाने पर हमारा इलेक्ट्रिक वो हो गया है, जो वोटर सूचियां हैं उनका कंप्यूटराइजेशन हो गया और उनका वोट एपिक भी बन गया, तो तत्कालीन जो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, वो इनसे तो बहुत समझदार थे, जो अब इनसे तो बहुत सीनियर थे, 20 साल सीनियर होंगे, उनकी बात को आज रिवाइज करने की, जबकि आज तो और ज्यादा टूल्स आ गए आपके पास। आज तो आपके पास और एआई आ गई, हर चीज को एक ड्रॉप ऑफ दी हेड पे आप एनालाइज कर सकते हो, सस्पिशियस को पकड़ सकते हो। तो 99 करोड़ वोटर्स में से सस्पिशन पकड़ने की बजाय सबको लाइन में खड़े कर दो और सबके दिमाग में ये भूत हो जाए, पता नहीं मेरी वोट बचेगी कि नहीं। ये जो असुरक्षा का भाव है, यही नया मॉडल है जो बताया ना ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने ऑपोजिशन को कि नया भारत, ये वो नया भारत। और बिहार के अंदर आपने देखा जिस तरह के फार्म थे, क्या कह रहा चुनाव आयोग कि आशीष चित्रांशी के यहाँ फार्म भरा हुआ जाए और उस पर वो डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। वहां के कितने फार्म मैं आपको दिखा सकता हूं जो खाली फार्म बांटे गए लोग, क्या भरेंगे वो? फोटो तक नहीं, जो फार्म वापस आ रहे हैं उनमें कोई दस्तावेज नहीं, उन सबको यूं कहीं अपलोड किया जा रहा है। आज एक साथी ने पूरी लाइव रिपोर्ट दिखाई वहां से, ब्लैंक फार्म को केवल दस्तक से, वो दस्तक आपने कर दिए मैंने कर दिए, उसको अपलोड करने का क्या मतलब है? उससे क्या स्टेब्लिश करोगे आप? लेकिन एक आंकड़ा पूरा करना है। 28 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में आप जाओगे जवाब लेके, तो वहां बताओगे साहब हमने इतने फार्म बांटे थे, इतने वापस आ गए और इतना ये सब हुआ है और हमारी ड्राफ्ट लिस्ट 1 तारीख को आएगी। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि उसमें कितने फार्म भर के आए, कितनों के दस्तावेज लगे हैं। 20 से 30% फोटो ऐसे हैं आशीष भाई जिन पे फोटो भी नहीं लगे हुए, फोटो डॉक्यूमेंट तो छोड़ दीजिए आप। तो ये पूरी स्थिति जो बिहार में की, होना ये चाहिए था कि यहाँ की अराजकता से सबक सीखते ज्ञानेश कुमार, यहाँ की जो कमियां हैं उनको तो अपने दिमाग में रखते
और आगे के लिए तय करते हैं कि इस तरह की नासमझीपूर्ण अपरिपक्व एक्सरसाइज ना की जाए। हेमंत भाई, उनकी हिम्मत बढ़ हेमंत रही है, उनकी हिम्मत बढ़ रही है कि अब देश में लागू कर दो। अब रोकना पड़ेगा आपको, रोकना इसलिए पड़ेगा कि सीखते हो, सीख करके ही तो किया। उस बिहार में सीख लिए। आपने कहा ना कि फॉर्म कैसे अपलोड किए जा रहे हैं, बता देंगे अपलोड किया गया। जज साहब पूछेंगे क्या? जज साहब पूछेंगे कि कैसे अपलोड हुआ है, क्या क्या है, फोटो क्या है, पूछेंगे? अगर कोई जो है याचिकाकर्ता का वकील बताएगा तो क्या कंसीडर करेंगे? बहुत सारे सवाल हैं भैया, बहुत सारे। आप यही समझ लीजिए, आपने असम के एनआरसी का एग्जाम्पल दिया था। असम में जब एनआरसी शुरू हुई थी तो बदनीयती पर संदेह हुआ था, और जब एनआरसी रद्द हुई तो बदनीयती पर मोहर लगी थी। ये समझना होगा, बदनीयती पर मोहर लगी थी कि इनकी नीयत नेक नहीं है, बदनीयत है सब। आपकी नीयत अगर अच्छी होती तो 16 लाख हिंदू चला गया था, तब कहते कि हाँ ठीक है एनआरसी हो गई। इसका मतलब आपकी नीयत में खोट था, आपके मन में चोर था, बेईमान था बैठा हुआ, कि आप किसी विशेष वर्ग को बाहर करना चाहते थे। तो कानून ले आओ, इतना ढकोसला क्यों करना है? एक देश है माली, बहुत छोटा नाम है माली है देश का। माली में 2021 में वहां जो सैन्य जुंटा होता है ना, तो उसके प्रमुख ने हटा दिया वहां की सरकार को, तख्ता पलट किया और मुखिया बन गया। कहा जो हम देश की हालत दुरुस्त कर देंगे, एग्जाम्पल किस लिए बता रहा हूं, कहा देश की हालत दुरुस्त कर देंगे तो 2024-25 में फिर जनता को सौंप देंगे सरकार, जनता के बीच से चुनाव करवाएंगे और लोकतांत्रिक प्रणाली बहाल कर देंगे। जब 2025 आया तो उसने कानून बना दिया, वो कानून कल ही बना है, तक बता रहे। उस कानून में यह है कि अब वो हर 5-5 साल पर अपने आप को रिन्यू करता रहेगा, जब तक उसको ये यकीन न हो जाए कि देश अब सही ट्रैक पर है, देश अब सही ट्रैक पर है, विकास कर रहा है, सारे विद्रोही ग्रुप शांत हो गए हैं, तब तक। तो ये रास्ता मुझे ज्यादा ठीक लगा उसका। हमारे यहाँ आसानी से कहा जा सकता है कि जब तक हम विश्वगुरु नहीं बन जाएंगे, विश्वगुरु बन जाएंगे उसके बाद छोड़ देंगे। अब ये न्यू नॉर्मल है, लोगों के भीतर भय बना रहे, धन जाने का भय, मताधिकार जाने का भय, घर गिर जाएगा बुलडोजर से इसका भय, भय में जिए आप। यही न्यू नॉर्मल है, न्यू इंडिया कहे थे हेमंत भाई, वो न्यू नॉर्मल उसको कहिए, न्यू नॉर्मल। नॉर्मल और एब नॉर्मल बहुत होता है ना, नॉर्मल आदमी कहता है सुकून से है यार नॉर्मल, लेकिन न्यू नॉर्मल कब होता है? जब आप परेशान रहो परमानेंट, तब होता है न्यू नॉर्मल। बेसिकली एबनॉर्मल, एबनॉर्मल सरकार ने इस देश को न्यू नॉर्मल कर दिया है। तो हेमंत भाई फिर हम सवाल पे चलते हैं, फिर ले लिया 1-2 मिनट, फाइनल कमेंट ही लेंगे। ये जो प्रोसेस शुरू हो रहा है, ये प्रोसेस पूरे देश में 99 करोड़ जो जानकारी है कि अब जो अलग अलग राज्यों के सीईओ हैं उनसे भी बातचीत शुरू हो गई है, वो भी तैयारी शुरू कर चुके हैं। इसका असली मोटिव क्या है? मानिए बिहार में तो तत्काल सरकार बनाना है, तमिलनाडु केरल वहां पे क्या करेंगे? मैं साउथ के बारे में थोड़ा समझना चाहता था, वहां क्या करेंगे? आशीष भाई ऐसा है, ये आपने एक पिछला जो आपने 2 मिनट पहले जो बात कही, केवल उतना ही बोलूंगा आप इसका, कि हर व्यक्ति हर पल अनहोनी की असुरक्षा में जी। आज आपको चिंता रहे आपका धन चला जाएगा, परसों आपका चला जाए आपकी वोट चली जाएगी, उससे 2 दिन बाद आपको लग जाए आपकी नागरिकता चली जाएगी। और इस तरह की तमाम चीजें करते हुए एक ऐसा भाव बनाए रखना कि जिससे जो आप भगत मंडली है उसकी बातों को स्वीकार करने पे बाध्य हो जाए कि यार इनसे पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है, इनके साथ मिलकर चलो। समाज का समरूपीकरण, जैसे ये धर्म का समरूपीकरण करते हैं ना, जो असली हिंदू धर्म है वो कौन बताता है? वो शंकराचार्य बताते हैं कि भाई अधूरे मंदिर का शिलान्यास नहीं करना चाहिए, जब तक शिखर कंप्लीट ना हो तब तक नहीं करना चाहिए। तो शंकराचार्य से बड़े हिंदू तो मोदी जी नहीं हो सकते, ना आरएसएस हो सकता है। उसके बावजूद भी भागवत भी गए और मोदी जी भी गए और सारा काम हुआ। तो धर्म कौन सा? धर्म की व्याख्या क्या? धर्म की परिभाषा क्या? धर्म वही जो मोदी जी बताए, धर्म वही जो भागवत जी बताए, शासन वही जो मोदी जी चलाए। सामने चाहे चुनाव आयोग को लाए, चाहे रिजर्व बैंक को लाए, चाहे नोटबंदी लाए, चाहे वोटबंदी लाए, और भुक्तभोगी कौन? वही जनता। कौन जनता?
जो इनके कंधे से कंधा मिला के नहीं चलती। अब नई ताजी सुन लीजिए, आज उत्तराखंड के अंदर कांवड़ियों की बढ़िया सेवा की है पुलिस ने, जो हंगामा कर रहे थे सड़क पे, उनकी तसल्ली कर दी गई। दिल्ली में कल आपने तमाम वीडियो देखे होंगे, जब से रेखा गुप्ता की सरकार आई है, झुग्गियों में तमाम बीजेपी के भगत भी रहते थे। अब झुग्गियागिरी तो वो भी निपट गई। तो वो दहाड़े मार रहे हैं कैमरे के सामने कि हम तो मूर्ख थे, हमें समझ नहीं थी, हमने बीजेपी को वोट दिया। वो इलेक्शन बता रहे हैं कि हमने 2004 दिया, उसके बाद ये दिया, फला 2014 से शुरू होते 25 तक नगर निगम सब सारे बताते हैं, और फिर कहते हैं कि आज के बाद कसम खाते हैं बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अपने ऊपर आ गई ना, लेकिन 5 साल के लिए तो छुट्टी है, रेखा गुप्ता जी है। तो ये जो वर्ग है ना, बेसिकली बचेगा कोई नहीं, नंबर सबका आएगा, चाहे वो साउथ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे नॉर्थ हो, चाहे वेस्ट हो, उस बात को भूल जाइए आप। समाज का समरूपीकरण करना है आशीष भाई, और आपको इस मानसिक स्थिति में लाके रखना है कि यार जैसे है जो है, मरने दो, मुझे क्या करना है, मेरा काम चल रहा है, इनके साथ ही चलो। कम से कम मानसिक तौर पर इस चीज के लिए तैयार करें। ये जो चीज है, ये लोकतंत्र में विचार और सवाल को समाप्त करने की चीज है, जिसके ऊपर बहुत जबरदस्त एक प्रोजेक्ट चल रहा है। और ये सारी चीजें जो बिहार में हो रहा है, ये शुरुआत है, इससे बहुत बुरे दिन अभी और आने वाले हैं, ये मान करके चलिए। चलिए, बहुत बढ़िया बात बताई है हेमंत भाई ने, कि जो लोग कह रहे हैं ना कि अब हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, गलती कर दी, उनके लिए सूचना है कि वो देने लायक भी नहीं रहेंगे। वो क्या देंगे? उनके एहसान के भरोसे मोदी जी थोड़ा है, वो देने लायक नहीं रहेंगे। कागज ढूंढो अपना अपना। और दिल्ली में एक और अभियान, आखिर में बता दो, दिल्ली में एक अभियान और चला है, विश्व हिंदू परिषद चला रही है। जितने दुकानदार हैं उनको सनातन सर्टिफिकेट दे रही है। तो ये वाला सर्टिफिकेट ले लो, हो सकता है आगे ज्ञानेश कुमार यही वाला देख करके दे मतदाता होने का अधिकार आप, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद बांट रही है। कह चलिए, हमें इजाजत दीजिए, हमारा तो सवाल है, हमारा काम है सवाल पूछे और इन्फॉर्म करें आपको। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।